हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ये आपका पहला लेक्चर है। देखें जरा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को दो टर्म से मिलकर के बनाया गया है। द फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड द सेकेंड वन इज रेस्ट। हम इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट को ऐसे समझेंगे कि एक्चुअली में हम इसके अंदर स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की जब वो रेस्ट की कंडीशन में होता है। तो हम ऐसे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समझ सकते हैं, the branch of the physics in which we deal the effect of charge in the state of rest, that is just known as electrostatics. Okay, तो ये आपका फर्स्ट लेक्चर है और ये पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। इसके बाद फिर करंट, कैपेसिटर, मैग्नेटिज्म, ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी तक, ये जितने भी चैप्टर्स हैं इस पूरी यूनिट्स को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। और इस पूरी यूनिट को अच्छे से समझने के लिए एक टर्म बहुत अच्छे से आना जरूरी है जो बहुत दूर तक आपके साथ रहेगा, दैट इज चार्ज। तो सबसे पहले हम चार्ज की डेफिनेशन समझेंगे, इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे कि चार्ज की बात एक्चुअली में कहां से आई है ना, चार्ज क्या होता है, फिर इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, फिर हम एक बॉडी को चार्ज कैसे कर सकते हैं। तो मतलब कम से कम आपके 3-4 लेक्चर तो केवल चार्ज पर हैं ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाएं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चार्ज की डेफिनेशन की बात करते हैं। चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। तो ये तो आपकी डेफिनेशन हो गई जो हम याद रख लेते हैं कई बार, फिर ये समझ में बहुत अच्छे से ऐसे भी आ सकती है जब आप इसको ऐसे देखें कि अगर हम किसी भी मैटर बॉडी की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है, अगर वो चार्ज स्टेट पर है तो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फोर्सेस को वो एक्सपीरियंस करती है। इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फोर्सेस को एक्सपीरियंस करने का मतलब उसकी फील्ड को एक्सपीरियंस करना है। तो हम जो है उस प्रॉपर्टी को, इस स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फोर्सेस को वो फील करती है, एक्सपीरियंस करती है, दैट्स प्रॉपर्टी जस्ट नोन है चार्ज। सही है ना। जैसे मास की अगर बात करें तो मास किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, उसी तरह चार्ज की बात हो रही है। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात हो रही है, जरा देखें। सबसे पहली बात, ये हम सभी जानते हैं, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यूज ऑल मैटर्स इज कंपोज्ड ऑफ एटम। ये बात क्लियर है कि सभी बॉडीज एटम से मिलकर बनी हुई हैं। रफली 10⁻⁻10 मीटर इन डायमीटर, डायमीटर की बात करें तो 10⁻⁻10 मीटर के आसपास जो है इसकी डायमीटर है हर एक लगभग जो है एटम्स की। एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस, और जो ये एटम है इस देखो यहीं से शुरुआत होगी, इस टॉपिक की कॉन्सेप्ट निकल कर आएगा चार्ज का कि हर एक एटम कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस, दैट मीन्स कंपोज्ड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स अराउंड विच द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। ये चीज बहुत बचपन से आप जानते आए हैं, है ना, यहीं से चार्ज के कॉन्सेप्ट की बात निकल करके आएगी। चलिए तो बात स्टार्ट करते हैं एटम के ही कॉन्फ़िगरेशन से, है ना। मान लीजिएगा कोई एटम है ZXA। अगर ZXA में हम बात करें तो आप समझ रहे होंगे यहाँ नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो Z होंगे, नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स होंगे वो Z होंगे, और नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन्स होंगे वो A-Z होंगे। X इस एलिमेंट का, इस एटम का नाम है, Z इसका एटॉमिक नंबर है, A इसका मास नंबर है। ये चीज़ें आप बहुत अच्छे से पहले से जानते आए हैं। क्लियर। इसको अगर मैं वैसे फिगर में रिप्रेजेंट करूं तो हम इसको कुछ ऐसे दिखाते हैं। मान लीजिएगा कि आपने इस तरीके से एक न्यूक्लियस बना दिया, इसके ऊपर फिर बाहर हमने कुछ ऑर्बिट्स बना दी, है ना, ये कुछ आपने ऑर्बिट्स बना दी। तो इसमें आप ये चीज़ दिखाते हैं कि भाई जो प्रोटॉन्स हैं वो सारे के सारे इस न्यूक्लियस के अंदर हैं, और जो हैं कुछ न्यूट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स की क्वांटिटी सामने दिख रही है -Z। प्रोटॉन्स सारे न्यूक्लियस के अंदर हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे क्या कर रहे हैं, डिफरेंट ऑर्बिट्स पर रिवोल्यूशन कर रहे हैं। सही है, अपनी अलग अलग क्वांटम नंबर के साथ। ये सब चीज़ें आप केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ते हो। ठीक है, हमने इन इलेक्ट्रॉन्स को दिखा दिया है। ठीक है, ओके, ये मैंने पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए हैं, फिर मैंने कुछ 8 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए हैं, फिर कुछ इलेक्ट्रॉन आप आउटर मोस्ट ऑर्बिट में और भी दिखा सकते हो। तो ये रिवॉल्व हो रहे हैं। सही है क्या?
ठीक है, ये रिवॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से हम एक एटम का कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। मैं इनमें से अगर चलिए एक एटम की बात कर ही लेता हूँ। मान लीजिएगा आप सोडियम एटम की बात करिए, सोडियम एटम, ठीक है। तो इसमें आप जानते होंगे 11Na23 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2,8,1, ये सही है। अब मैं अगर इसकी बात करूं तो आप यहाँ पर इसका न्यूक्लियस बनाओगे, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट एंड थर्ड ऑर्बिट, 3 ऑर्बिट की आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आप यहाँ पर कितने प्रोटॉन्स कितने न्यूट्रॉन्स दिख रहे हैं ज़रा बताना। आप यहाँ देखोगे नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स है ना वो 11 हैं, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो कितने हैं, वो भी 11 हैं। और नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन्स हैं वो 12 हैं। देखा जाए तो इस यूनिवर्स में या पूरी पीरियोडिक टेबल की बात करें या इस पूरे यूनिवर्स में बोलना भी ठीक ही होगा कि जितने भी एटम्स हैं सभी एटम्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इक्वली होते हैं। हमेशा ऐसा कोई एटम नहीं हो सकता जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की जो क्वांटिटी है वो उसके न्यूट्रल कॉन्फ़िगरेशन में अलग अलग हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सही है ना, हमेशा वो सेम होंगे, वही एटॉमिक नंबर जो होता है वही उसके इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की क्वांटिटी होती है, ठीक है। अच्छा, तो मैं अगर इस सोडियम एटम की बात करूं तो सोडियम एटम के पास पता चला कि कुछ तो क्या है, प्रोटॉन्स हैं। तो देखें जरा, 11 प्रोटॉन्स हैं जो न्यूक्लियस के अंदर हैं, 12 न्यूट्रॉन्स हैं वो भी न्यूक्लियस के अंदर हैं। और अब फर्स्ट ऑर्बिट में देखें जरा, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, ठीक है। और थर्ड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। इस 1 इलेक्ट्रॉन को हम हालांकि फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। सोडियम मेटल एटम है, ये जो इसका न्यूक्लियस है अपने सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा टाइटली बाउंड करके नहीं रख पाता है। ओके, लेकिन अगर मैं बात करूं कि भाई ये अगर एटम के पास जो भी कुछ होगा, चाहे वो मास हो चाहे वो चार्ज हो, वो सब होगा तो इन्हीं पार्टिकल्स की वजह से ना। तो अगर मैं कहूँ आपसे, यहाँ पर हम एक छोटी सी चीज़ और देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इसके पास मास के साथ साथ चार्ज भी होता है, ठीक है। प्रोटॉन के पास भी मास के साथ साथ चार्ज भी होता है। न्यूट्रॉन के पास मास के अलावा चार्ज नहीं होता है। इनकी वैल्यूज को मैं लिख दे रहा हूं। अब इस सोडियम एटम की बात करो या जितने भी एटम उनके पास बात करो, तो जो भी कुछ होगा वो इन्हीं पार्टिकल्स की वजह से होगा। तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन लिख देता हूं मैं 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। चार्ज की बात करोगे -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, 1.672 × 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। चार्ज ऑफ प्रोटॉन की बात करिए तो +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो वैसे तो कई बार मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन सेम ही लिए जाते हैं कैलकुलेशन में, थोड़ा सा फर्क होता है। न्यूट्रॉन का मास थोड़ा ज़्यादा होता है, 1.674, यहाँ पर 2 लिखा, मैंने यहाँ 4 कर दिया है ताकि बस ये मान के चलें कि बहुत स्लाइटली इससे ज़्यादा ही होता है। बाकी हम कैलकुलेशन में दोनों का मास सेम लेकर भी वर्किंग करते हैं, ठीक है। तो मैंने ये 3 पार्टिकल्स के बारे में इनके चार्ज बताए, न्यूट्रॉन के पास तो है नहीं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास चार्ज बताए। ये साफ साफ दिख रहा है कि जो है इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है और जो प्रोटॉन का चार्ज है ये मैग्नीट्यूड में इक्वल है और साइन में अपोजिट है। अब इस सोडियम एटम के पास जो भी कुछ होगा, चाहे वो चार्ज हो चाहे वो मास हो, होगा तो इन्हीं पार्टिकल्स की वजह से ना। तो चलिए बात करते हैं, देखें जरा ध्यान से, चार्ज ऑफ दिस सोडियम दैट मीन्स 11Na23 एटम। चलिए चार्ज की बात करते हैं। तो चार्ज 11 तो प्रोटॉन्स हैं, तो 11 प्रोटॉन्स का चार्ज हम काउंट करने वाले हैं। 11 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज हम काउंट करने वाले हैं। 12 न्यूट्रॉन्स
का चार्ज हम काउंट करने वाले हैं। वो तो हम पता है कि हमें न्यूट्रॉन के पास चार्ज होता ही नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 11 इंटू यहाँ लिखेंगे प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 11 माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम प्लस 12 इंटू 0। ठीक है, साफ साफ दिख रहा होगा आपको। अब एक चीज़ यहाँ और दिखेगी कि ये पूरा डेटा इस पूरे डेटा से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ वैल्यू कितनी मिलने वाली है, 0। इस डेटा के कैंसिल होने की वजहों पर जाएं तो 3 चीज़ें आप यहाँ कंक्लूजन में निकाल सकते हो। एक, यहाँ दोनों जगह क्वांटिटी का सेम होना, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का सेम होना। ऐसा क्या केवल सोडियम एटम के साथ है? नहीं, इस यूनिवर्स में प्रेजेंट किसी भी एलिमेंट, किसी भी एटम के साथ ही ऐसा है कि वहां पर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आते हैं वो एटॉमिक नंबर होता है, वो जेड होता है, वो सेम ही आएगा। एक बात। दूसरी बात कि जब हम इस प्रोटॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड लिख रहे थे, सोचो ये कुछ मैग्नीट्यूड कुछ इधर उधर होता, 1.6 या 1.5 होता और वो 1.6 होता, कैंसिलेशन नहीं होता। मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास जो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। और ऐसा नहीं हो सकता कि वो एक कोई स्पेसिफिक एटम तुम ढूंढ के ले आओ जिसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं उनके पास जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो कुछ और मिल जाए कि नहीं, यहां वाले तो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स अलग कोई चार्ज का मैग्नीट्यूड रखते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये बात मतलब क्लियर हो गई कि भाई सभी के पास मैग्नीट्यूड सेम होगा। अब आती बात कि ये प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है। तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि तुम कोई ऐसा स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन ढूंढ लाओ जिसका जो है चार्ज नेगेटिव ना हो। तो 3 बातें, एक तो ये दोनों आपस में पॉजिटिव और नेगेटिव अपोजिट साइन के हैं, मैग्नीट्यूड सेम है और जो क्वांटिटी है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की वो सेम है, और न्यूट्रॉन के पास कभी चार्ज आएगा नहीं। ये 3, चौथी बात भी शामिल कर सकते हो। इस वजह से ये जो है न्यूट्रल हुआ है, 0 आया है। ये मैंने इतनी बातें इसलिए बोली कि केवल सोडियम एटम तक ही ये बात अब सीमित नहीं रह जाएगी। आप यह कह सकते हो इस यूनिवर्स के जितने भी एटम हैं, जितने भी एटम हैं, सब के सब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं। तो एक यहां से स्टेटमेंट आया, ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल और इन द यूनिवर्स इज टू बी ऑलवेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। हर एक एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है इन आइसोलेटेड स्टेट। ये ध्यान रखना इस बात को। अगर हम आइसोलेटेड स्टेट की बात कर दें, एक अकेले एटम की बात करें तो 100% वो न्यूट्रल ही होगा। हाँ, वो बात अलग है कि किसी एटम को उसके न्यूट्रल कॉन्फ़िगरेशन से उसको चार्ज कर दिया गया है तो वो फिर एक कलेक्शन के साथ कई कलेक्शंस ऑफ एटम मिल करके फिर वो चार्ज स्टेट में देखे जाते हैं, या किसी हम एटम को जब चार्ज कर देते हैं तब वो चीज़ें अलग लेवल में मिलने लग जाती हैं। लेकिन अगर हम ये देखें कि इस यूनिवर्स के सभी एटम्स को हम देखें, इलेक्ट्रिकली देखें अगर, तो उन्हें हम न्यूट्रल कह सकते हैं। सही है ना? ठीक है। अगर उनको आइसोलेटेड स्टेट पर देखा जाए तो सारे एटम, कोई ऐसा एटम नहीं होगा इस यूनिवर्स में जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं हो। कोई अकेला ऐसा एटम पाया जाता हो जो चार्ज स्टेट पर पाया जाता हो, ऐसा नहीं हो सकता। क्लियर? ठीक है, एक स्टेटमेंट बहुत अच्छा सा निकल कर आया यहां से। अच्छा, चलिए बात करते हैं अब एक और ऐसे खास एटम की। ये भी बड़ा फेमस एटम है ना, 17Cl35। बताओ जरा यहां पर क्या कहानी होगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 17 होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होंगे वो भी 17 होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होंगे वो 18 होंगे। ठीक है, अब अगर हम फिर से बात करें चार्ज ऑफ दिस एटम की तो जरा देखो क्या बात चलेगी। चार्ज ऑफ दिस 17Cl35 एटम, तब आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे 17 चार्ज ऑफ प्रोटॉन प्लस 17 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस 18 चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन। अच्छा, पता चला यहाँ पर आप वैल्यू रखोगे फिर से प्लस ऑफ 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, 17 माइनस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम प्लस 18 × 0, और फिर से ये पूरे सेक्शन क्या हो जाएंगे,
कैंसिल और 0 आ जाएगा। तो चार्ज ऑफ क्लोरीन एटम की अगर हम बात करें तो पता चला कितना आ गया है, 0 आ गया है। होना भी चाहिए 0, ठीक है। तो ये जो क्लोरीन एटम जिसके बारे में हमने ये उसका कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखें तो कॉन्फ़िगरेशन आपको सबको पता होगा 2,8,7। ठीक है, हमने एक क्लोरीन एटम के बारे में कुछ बताया और थोड़ा सा सोडियम एटम के बारे में बताया। ये जो एटम है जिनका कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 इसका है, उसका 2,8,7 है, मैं आपको बता दूं इस कॉन्फ़िगरेशन को आप न्यूट्रल कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? न्यूट्रल कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन सही है, ओके। ये न्यूट्रल कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,1। ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, न्यूट्रल तो है लेकिन ये स्टेबल नहीं है। तो आप चाहें तो आप इसमें नीचे लिख सकते हैं नॉट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, नॉट स्टेबल, ये लिख सकते हैं। यहां भी यही करिए आप, क्लोरीन एटम के सामने ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इसको आप लिखेंगे न्यूट्रल कॉन्फ़िगरेशन। न्यूट्रल, मैं इसको बहुत बार यूज करूंगा इस वर्ड को, तो आपको याद रहना चाहिए। तो ये न्यूट्रल कॉन्फ़िगरेशन है लेकिन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। भाई क्यों नहीं है स्टेबल? नॉट स्टेबल, क्योंकि स्टेबिलिटी के ऑर्डर में जब हम एटम्स की बात करते हैं तो वहाँ हम एक स्टेटमेंट देते हैं कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तब वो ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में होता है। इसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, वो भी लूजली बाउंडेड है। ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है ये क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन। इस 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से ये फ्री इलेक्ट्रॉन है और इस एक अकेले इलेक्ट्रॉन की वजह से ये जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली ये कह सकते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर में मामला गड़बड़ हो रहा है, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं गेन कर पा रहा है। वहाँ भी वही गड़बड़ी है। इसीलिए हम कहते हैं कि इस सोडियम एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट 1 इलेक्ट्रॉन को ये जो एटम है ये हमेशा किसी और एटम को देने की टेंडेंसी रखता है। तो इसमें एक टेंडेंसी है 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने की, ठीक है। और क्लोरीन एटम के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 7। वो चाहता है कि अब 7 इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, काश कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो हम भी जो है ऑक्टेट पूरा कर लेंगे और हम एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में चले जाएंगे। आप सोचो, अच्छा ये सोडियम और क्लोरीन को यदि मौका मिल जाए आपस में, और अगर ऐसा हो जाए कि क्लोरीन और सोडियम अगर पास पास मिल जाएं एक दूसरे के और इन्हें इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र करने का मौका मिल जाए, तो देखो सिचुएशन क्या होगी। आइए देखिए, अब यहीं से समझना शुरू करें कि अगर सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दे और वो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट था, तो हम केमिस्ट्री के हिसाब से जब रिएक्शन दिखाते हैं तो बहुत इजी वे में Na को हम Na+ में दिखा देते हैं कि भाई 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया है ना। ये थोड़ा सा ज़्यादा साइज का बन गया है, इसको इतना साइज रखें ज़्यादा ठीक रहेगा। तो ये न्यूट्रल कॉन्फ़िगरेशन है और अब ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। 1 इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिया है लेकिन ये अब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि एक सोडियम एटम ने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ये बेचारा इलेक्ट्रॉन अकेले घूम रहा है, ऐसा नहीं होता है। ये इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी को रिसीव भी होता है। तो चलिए समझिए आप, मान लीजिएगा Cl एटम को 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया और ये क्या हो गया? Cl माइनस में पहुंच गया क्योंकि उसने 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लिया है। ये फिर से स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में है अब, ठीक है ना। अब ये चार्ज्ड स्टेट है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में ठीक बात है ना। ये न्यूट्रल कॉन्फ़िगरेशन में है लेकिन ये क्या है? चार्ज्ड स्टेट में है। चार्ज्ड स्टेट, इसको भी आप चार्ज्ड स्टेट बोल सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन सोडियम से निकलकर अगर क्लोरीन को मिल जाए
तो हिसाब किताब भी बराबर हो जाएगा, हिसाब किताब भी बराबर हो जाएगा। अभी मैंने ये एक एक एटम के साथ ऐसा किया है कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया, ये भी फायदे में वो भी फायदे में, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में पहुंच गया, वो भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में पहुंच गया, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, उसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, एक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो गया। तब यहां से बात समझिए अच्छा कि अब एक एटम छोड़ दीजिए, कलेक्शन ऑफ एटम्स हैं कुछ, मतलब मैटर है, मतलब बॉडी है, एक बॉडी है, उसके कुछ एटम्स ने मिलकर दूसरी बॉडी के कुछ एटम्स को कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर किए। तो जब भी कभी किसी एक एटम या किसी एक बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन्स दूसरी बॉडी में ट्रांसफर्ड होंगे, वहीं बात होगी कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज की। उसमें वो एटम या वो बॉडी या वो जो मैटर है, उनमें से एक साफ साफ दिख रहा है पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और दूसरा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। यहां पर हम ये कहेंगे कि ये जो चार्ज स्टेट बोली जा रही है, दैट हैव deficiency of some electron from its neutral configuration। जो सोडियम है वो इसके अपने न्यूट्रल कॉन्फ़िगरेशन से एक इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिया है, तभी तो ये स्टेट आई है ना। तो ये मान के चलो कि ये तो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से रिएक्शन वाइज हम दिखा देते हैं, थोड़ा फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप इसको समझते हो ना, तो आप इसको थोड़ा ऐसे दिखाते हो कि ये सोडियम एटम था, इसका न्यूक्लियस था, इसके अंदर 11 प्रोटॉन थे, 12 न्यूट्रॉन थे, है ना, ठीक है 12 न्यूट्रॉन थे, और ये पहली वाली ऑर्बिट में पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसके बाद जो दूसरी ऑर्बिट थी, फिर तीसरी ऑर्बिट थी। अब हुआ ये कि ये सोडियम एटम को मैंने इस तरह से फिगर आउट कर दिया है, और ये आपका 17 प्रोटॉन 18 न्यूट्रॉन का होना, पहली ऑर्बिट, दूसरी ऑर्बिट और ये तीसरी ऑर्बिट, और इसमें ठीक है ये तीसरी ऑर्बिट है। फिजिक्स के हिसाब से जब चीज़ों को हम समझना शुरू करते हैं, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरी में आपके दूसरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और तीसरी ऑर्बिट में भी क्या हो गया 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या हो गया है, एक्स्ट्रा आ गया है। तो यहाँ पर आप पहले दूसरी ऑर्बिट में 2,8 और तीसरी ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ से निकाल कर इसको भेज दिया है, ठीक है, यहाँ पहुँच गया है। तो ये सोडियम का जो एक इलेक्ट्रॉन था जो यहाँ था इस जगह पर, वो इलेक्ट्रॉन अब यहाँ नहीं रहा है, अब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में वहाँ पहुँच गया। तो यहाँ आप ऐसे दिखा दीजिए और यहाँ पर इस तरह दिखा दीजिए, ठीक है भाई। तो अब एक चीज़ देखी जाती है कि फिजिक्स में एक सोडियम एटम जो है ना, जब उसने एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को भेजा, ट्रांसफ़र किया, तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में पहुँच गया, ये भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में पहुँच गया। इस चीज़ को हमने क्या किया, हमने इस सोडियम एटम को कहा ये अब ये चार्ज स्टेट में है। देखा जाए तो केवल एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, तो हमें यहाँ क्या दिखाना चाहिए, ऐसा साइन बनाना चाहिए, प्लस ऑफ ई दिखाना चाहिए हमें, कि यहाँ पर अब प्लस ऑफ ई का मतलब हो गया एक इलेक्ट्रॉन की कमी का आना, और यहाँ पर हम कह देंगे माइनस ऑफ ई मतलब एक इलेक्ट्रॉन के एक्सिस का हो जाना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ज़्यादा आ चुका है, सही है, उसके न्यूट्रल कॉन्फ़िगरेशन से। ठीक है, अगर हम ये कई एटम्स के साथ कर रहे हों मान लीजिएगा, तब कहानी क्या होगी, अगर बहुत सारे एटम्स के साथ हम जब ऐसा करेंगे ना, देखो जरा बहुत सारे छोटे छोटे एटम्स हैं, पूरी एक बॉडी है, दूसरी यहाँ कोई दूसरी बॉडी है, इसके साथ बहुत सारे एटम हैं यहाँ पर, और हम अब कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं, लेट सपोज n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्लस ऑफ q प्लस ऑफ एनी कह सकते हो, प्लस ऑफ एनी का पॉजिटिव चार्ज यहाँ हमें दिखाना होता है, ठीक है ना, तो हमने यहाँ पॉजिटिव चार्ज दिखा दिया है। अब यहाँ पर मतलब पॉजिटिव के कुछ साइन दिखा दो, और अब आप बाद में यहाँ लिख दो कि q की वैल्यू कितनी है, प्लस ऑफ एनी है। यहाँ कुछ नेगेटिव साइंस दिखा दो, ये नेगेटिव साइन ये कह रहे हैं कि बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गई है, जिस पे चार्ज कितना आ गया है, माइनस ऑफ एनी आ गया है, माइनस ऑफ एनी। तो मैं आपको सच बताऊं तो कन्वेंशनली केवल ऐसा है कि एक बॉडी से जब कुछ इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है, और किससे डिफिशियंसी होती है, उसके न्यूट्रल कॉन्फ़िगरेशन से, तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, और जब किसी बॉडी में कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक्सिस में आ जाते हैं उसके न्यूट्रल कॉन्फ़िगरेशन से, तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। तो यहाँ से पता चला कि चार्ज दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव।
एक बात ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन का कम हो जाना फिर उसका पॉजिटिव कहा जाना, इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा हो जाना फिर उसका नेगेटिव कहा जाना, ये केवल एक कन्वेंशियल स्टेटमेंट है। ओके, ठीक है। ओके, तो अब बात आती है यहां से बहुत बड़ी कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज है ना, वो ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से पॉसिबल है। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन के जाने से हम कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज की बात करते हैं। इस यूनिवर्स में आप जब कभी किसी एक एटम को चार्ज कर रहे होते हैं तो दूसरा कोई ना कोई ऐसा एटम जरूर है जो उतने ही मैग्नीट्यूड से जो है, अगर हम एक को पॉजिटिव चार्ज कर रहे हैं तो दूसरा नेगेटिवली चार्ज होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस पूरे यूनिवर्स में आप एक अकेली बॉडी को, एक अकेले एटम को पॉजिटिवली चार्ज कर लीजिए और इस यूनिवर्स में दूसरी कोई बॉडी, कोई एटम ऐसा ना हो जो नेगेटिवली चार्ज ना हो, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे कहाँ? बहुत ज़्यादा देर तक हम उसको वैक्यूम में या हवा में या वैसे नहीं रख सकते हैं, उन्हें बहुत जल्दी ही कहीं ना कहीं पहुंचना होता है, दूसरे एटम में ही जाना होता है। तो इस तरीके से हम ये मान के चलते हैं कि इस पूरे यूनिवर्स में अगर न्यूट्रलिटी कॉन्सेप्ट को हम मेंटेन करें तो फिर इस यूनिवर्स में एक एटम, एक बॉडी अगर जितने मैग्नीट्यूड से पॉजिटिवली चार्ज होती है, दूसरी बॉडी या दूसरा एटम उतने ही मैग्नीट्यूड से नेगेटिव चार्ज होती है। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं इसमें आगे एक लाइन बोलना चाहता हूँ जो आगे चल के प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में लिखी जाएगी। इसका मतलब इस यूनिवर्स में जो नेट चार्ज है वो 0 होता है। यूनिवर्स में नेट चार्ज का अमाउंट, जैसे इसके चार्ज को और इसके चार्ज को ऐड कर दिया जाए तो वो 0 ही आएगा। हाँ, चार्ज बॉडीज जो हैं, जैसे अभी एक बॉडी चार्ज हो गई है, दूसरी बॉडी नेगेटिव चार्ज हो गई, उनकी कोई क्वांटिटी फिक्स नहीं है। वो लगातार बहुत सारी बॉडीज चार्ज हो रही हैं, फिर न्यूट्रल हो रही हैं, पॉजिटिव वाली नेगेटिव हो रही है, नेगेटिव वाली पॉजिटिव हो रही है, ऐसा बहुत कुछ हो रहा है, वो एक अलग बात है। तो नंबर ऑफ चार्ज बॉडीज कांस्टेंट कहना गलत, टोटल पॉजिटिव चार्ज इज कांस्टेंट कहना गलत, टोटल नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इन द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, दैट इज रॉन्ग। एक्चुअली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, दैट इज the total charge present in the universe is to be remain constant and that will be always 0। ये एक बात आ रही है और उसकी वजह यह है concept of charge is to be possible only by the transferring of electron, not transferring by protons or any another particle। ओके, ये तो बात हुई चार्ज के मैकेनिज्म की। अब मैं आपसे एक छोटी सी लाइन और बोलना चाहता हूं। तो थोड़ी देर पहले आपने चार्ज की एक डेफिनेशन पढ़ी थी, चार्ज इज अ प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मास और मैटर due to which electrical and magnetic forces or fields are to be experienced or produces। तो हम ये चार्ज की एक डेफिनेशन तो चलो सुन चुके थे, एक डेफिनेशन और सुनो। चार्ज इज द स्टेट ऑफ एनी एटम और बॉडी और मैटर। चार्ज इज द स्टेट ऑफ, चार्ज इज आल्सो डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ मतलब एक एटम की स्टेट है ना। चार्ज इज आल्सो डिफाइंड एज ए स्टेट ऑफ एटम, बॉडी और मैटर फ्रॉम विच सम इलेक्ट्रॉन्स, एक्चुअली फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आर टू बी रिमूव्ड फ्रॉम इट्स न्यूट्रल कॉन्फिगरेशन और सम फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी एडेड टू इट्स न्यूट्रल कॉन्फिगरेशन। दैट्स ओके, आपको ये भी लिखना है, ये भी डेफिनेशन लिखनी है। क्लियर? तो ये मैंने जितनी बातें बताई हैं ये मैकेनिज्म है जिससे एक बात समझ में आ गई कि पूरे इस यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज हैं सभी अगर चार्ज हो रही हैं, कोई भी बॉडी चार्ज होती है तो इलेक्ट्रॉन्स या तो उससे निकाले जाएंगे या उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, रिसीव किए जाएंगे उस बॉडी के द्वारा, तभी वो बॉडी चार्ज होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चार्ज की इतनी सारी ये जो मैकेनिज्म बेस्ड एक्सप्लेनेशन था ये सुनने के बाद हम चार्ज से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस तो खाली प्रॉपर्टीज बेस्ड ही मिल जाएंगे आपको, है ना। ये प्रॉपर्टीज कुछ इस तरह की होंगी, जैसे इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे चार्ज इज स्केलर, स्केलर के बारे में कि चार्ज स्केलर है तो इससे क्या हमें क्वेश्चन रिलेट हो सकता है। तो प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू चार्ज पर जब हम जाएंगे तो इतनी सारी चीज़ें हमें एक बार अच्छे से समझनी है। चार्ज इज स्केलर, द सेकेंड वन इज चार्ज इज ट्रांसफरेबल, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, इसमें क्या हमें सीखना है, इन सबको अच्छे से हमें इनके सबके एक्सप्लेनेशन के साथ चीज़ों को सीखना होगा। एडिटिविटी ऑफ द चार्ज, इनवेरियंस ऑफ चार्ज, इनका क्या मतलब है, चार्ज इज कंजर्व्ड, मैंने भी बोला था आपको आगे आएगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज,
एक्सीलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी में हमें क्या सीखना है, ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन क्या है, फिर बात आएगी कॉन्सेप्ट ऑफ चार्जिंग ऑफ अ बॉडी, जिसमें 3 तो मेन हैं, एक है चार्जिंग बाय इंडक्शन, एक है चार्जिंग बाय कंडक्शन, तीसरा है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। 2 और हैं, इन पे हम थोड़ा सा बोल देंगे आपको, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ डिस्कस नहीं होते हैं। 3 मेनली जो है डिस्कस होते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं रिलेटेड टू चार्ज। जब हम ये 10 के 10 ये जो पॉइंट्स आपके पड़े हुए हैं, ये सारे पॉइंट जब हम क्लियर कर देंगे तो समझ लो आपने चार्ज जो एक टर्म है वो आपने पूरा क्लियर कर लिया है। क्लियर? तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन और देने के साथ डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं इन पॉइंट्स के साथ। तो चलिए जरा कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस भी आप और सीखिएगा और इन बेसिक इंफॉर्मेशन को अपन नोट कर लेंगे। सही है? ये आपको काम आएंगी न्यूमेरिकल्स करते समय। देखें, जब भी कभी हम करंट को जिस सिस्टम में हम फंडामेंटल क्वांटिटी कंसीडर करते हैं, एज द करंट इज अज्यूम टू बी फंडामेंटल क्वांटिटी, दैट मीन्स I इज इक्वल टू Q बाई T। चार्ज इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। उस सिस्टम में हम क्या करेंगे, चार्ज को हम एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कंसीडर करेंगे विद डायमेंशन 18 स्क्वायर ब्रैकेट एंड यूनिट एम्पियर सेकेंड, कॉल्ड कूलाम। ठीक है, द कूलाम इज द रिलेटेड टू सीजीएस यूनिट ऑफ द चार्ज थ्रू द बेसिक रिलेशन। क्लियर? तो सीजीएस सिस्टम में साफ साफ समझ में आ रहा है कि करंट को हम फंडामेंटल यूनिट क्वांटिटी मानते हैं और चार्ज को हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी मानते हैं। 1 कूलाम की वैल्यू भी यहां पर लिखी हुई है, ये आपको याद करनी होगी। 3 × 10⁹ ESU ऑफ चार्ज एंड दैट विल बी इक्वल टू 1/10 EMU ऑफ चार्ज। अब ये ESU ऑफ चार्ज और EMU ऑफ चार्ज क्या होते हैं वो हम आगे आपको थोड़ा सा बता देंगे, बाकी आपको ये ऐसे याद करने हैं। Practical units of the charge are ampere hour, that will be equal to 3600 coulomb, and Faraday that will be equal to 96,500 coulomb. Okay, कुछ important point हैं। The ESU of the charge is also called static coulomb. जो ESU of charge है उसका मतलब है static coulomb, शॉर्टली हम इसको इस तरीके से भी लिख लेते हैं, और Franklin, and related to EMU of charge through that relation। एक रिलेशन है, इससे ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं। EMU ऑफ चार्ज डिवाइड बाय ESU ऑफ चार्ज, दैट विल बी इक्वल टू, यहीं से मिल जाएगा, 10 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और ESU ऑफ चार्ज को नीचे लेके जाइए, तो आप EMU ऑफ चार्ज दैट विल डिवाइडेड बाय ESU ऑफ चार्ज इक्वल टू 3 × 10⁻10, दैट विल बी टेंडिंग टू और इक्वल टू C, दैट इज द स्पीड ऑफ द लाइट। तो आप इस रिलेशन को याद रखेंगे। क्लियर? फ्रैंकलिन दैट इज ESU ऑफ चार्ज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। याद रखेंगे आप, वो पूछ देता है कि स्मॉलेस्ट यूनिट बताओ, यहीं से क्वेश्चन बनने शुरू हो जाते हैं। हर लाइन किसी ना किसी क्वेश्चन का आंसर ही है, ये मान के चलें आप। तो फ्रैंकलिन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज व्हाइल फैराडे इज लार्जेस्ट। ओके, इन MKSQ सिस्टम चार्ज इज एज्यूम्ड टू बी फंडामेंटल क्वांटिटी। अब चार्ज को फंडामेंटल क्वांटिटी एज्यूम किया गया है MKS सिस्टम में। So current becomes derived with the dimension QT की पावर -1 इन स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, तो ये बात आ रही है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, हम इन्हें याद कर लेंगे। सही है? ओके, तो अब हम कुछ बेसिक चीजें और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रांसफरिंग ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वही कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज है। ऐसा नहीं कर सकते आप कभी भी कि Mg से आपको Mg2+ जाना है तो Mg में 2 प्रोटॉन आप ऐड करके आप अगर Mg2+ में जाना चाहें, है ना, तो आप ऐसी कोई इक्वेशन लिख दें, ये रॉन्ग हो जाएगी। बड़ी बेसिक सी बात है। क्लियर? क्योंकि प्रोटॉन्स इसमें ऐड हो रहे हैं तो आए कहाँ से, तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, तो हम इस तरीके से रिएक्शन नहीं लिखते हैं। ये कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग बिल्कुल करेक्ट नहीं है। अगर आपको Mg2+ पे जाना ही है तो Mg से 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकालना होगा, तब आप पहुंचोगे Mg2+ पर। क्लियर? ओके, तो इस तरह की चीजें आप चेक कर लोगे। ठीक है, अब जो हमने ये पॉइंट्स हमने लिखवाए हैं, इन पॉइंट्स को हम एक एक करके क्लियर करेंगे। सारे पॉइंट्स में कुछ ना कुछ खास बात है। जैसे कि अब एक बड़ा 7th पॉइंट बड़ा शानदार है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट वाइज, इसमें अच्छी खासी डेप्थ है। आप NCERT वगैरह पढ़िए, कोई बुक वगैरह पढ़िए, तो वहाँ पर 2 स्टेजेस हैं। एक है माइक्रोस्कोपिक लेवल पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर बात होती है, एक मैक्रोस्कोपिक लेवल पर बात होती है। एक तो सिंपली बोलते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है क्या, तो एक तो इसको कॉन्सेप्ट को समझना, फिर माइक्रो और मैक्रोस्कोपिक लेवल पर स्टेटमेंट देना।
तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स मिलेंगे, क्योंकि जब आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट तो ये कहता है कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज होता है। वो मैं आपको बताऊंगा कि वो प्लस माइनस एनी हो सकता है, क्योंकि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे जाएंगे तो भाई 4 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 10 जा सकते हैं, 5000 जा सकते हैं, 3.5 इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना चले जाएंगे। तो एक बॉडी पर फ्रैक्शनल अमाउंट का चार्ज पॉसिबल नहीं है, दूसरी बॉडी पर नेगेटिव या पॉजिटिव में ये पॉसिबल नहीं है। तो इस यूनिवर्स में जब कभी कोई बॉडी चार्ज होगी तो वो इंटीग्रल मल्टीपल होगी। ऐसा हम एक कॉन्सेप्ट इसको सिखाएंगे आपको। तो वहां दिक्कत क्या आती है कि कुछ फिर क्वार्क्स पार्टिकल पाए गए, कुछ क्वार्क्स पार्टिकल पाए गए जिनमें इस तरह की चार्ज की बात की गई। उनमें तो 1/3 2/3 प्लस माइनस का ऐसा चार्ज पाया गया। तो वहाँ एक कन्फ्यूजन बन जाता है कि जब वो आ गए तो फिर हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को क्या मान के चलें कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर वो एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। उसी तरीके से मैक्रोस्कोपिक लेवल पर बड़ा शानदार स्टेटमेंट दिया हुआ है, आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे और अच्छी बुक्स पढ़ेंगे। तो अब मैक्रोस्कोपिक लेवल पर हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात करें कि नहीं करें। तो जो भी स्टूडेंट्स इसको अच्छे से पढ़ रहे हैं, मैं चाहूँगा कि वो इसका आंसर लेकर के बैठें अगली क्लास के लिए कि ये मतलब आज की क्लास का ये मैं क्वेश्चन आपसे पूछना भी चाहूँगा कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पर मतलब बहुत बड़े पैमाने की बात अगर करें हम, तो उस लेवल पर क्या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वैलिड होगा या नहीं होगा। बाकी सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे ऑन द नेक्स्ट लेक्चर। यहाँ तक के आप नोट्स बना लीजिएगा और जो आज क्वेश्चन पूछा इसके लिए आप पढ़ कर आइए। थैंक यू।